हुआ भव्य स्वागत। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने की पीएम मोदी से मुलाकात। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा चुनाव आयोग को 2019 से अब तक की जानकारी दे एसबीआई। ईडी की विशेष अदालत में पेश हुए हेमंत सोरेन। 22 फरवरी तक हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा सीएम खट्टर का बयान, कहा दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कतर दौरे के दौरान औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर रात कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। यहां उन्होंने अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और कतर के संबंधों को बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक को शानदार करार दिया। पीएम मोदी ने इसके बाद कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत कतर के संबंधों के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। गोवा सरकार की कैबिनेट आज सीएम प्रमोद सावंत की अगुवाई में रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंची। इस दल में कुल 51 सदस्य शामिल रहे। इसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विधायक भी रहे। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में वो 2 बार कार सेवा कर चुके हैं। सीएम प्रमोद ने कहा कि आज अयोध्या आया है, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पूरे गोवा के गांव अयोध्या बन चुके थे। पूरा प्रदेश राम में था। सीएम ने आगे कहा कि राम मंदिर बनने की वजह से हम लोग अयोध्या आ पाए हैं। इसके लिए सीएम ने पीएम मोदी और राम मंदिर ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। अब निर्वाचन आयोग को बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई से पूरी जानकारी जुटाकर इसे अपनी वेबसाइट पर साझा करे। शीर्ष अदालत के इस फैसले को उद्योग जगत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है। देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या यह सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मिला? क्यों? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं डॉक्टर जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार और मयंक भोई ढोलकिया ने भी गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद डॉक्टर जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और अभी भी लोकतांत्रिक है। मेरा नामांकन साबित करता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी मुझे ऐसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी। किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी हरियाणा से कोई मांग नहीं है, केंद्र से मांग है। दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसका मोटिव ध्यान करना होता है। इस विषय का अनुभव हम देख चुके हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। वे ट्रेन, बसें या अपने वाहन में जाए। ट्रैक्टर परिवहन का साधन नहीं है। चर्चा लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए ताकि किसी समाधान तक पहुंचा जा सके। हाँ, जितना मेरे पास जानकारी है उतना ही दूंगा मैं, क्योंकि उस विषय की जानकारी अभी जैसे आएगी, क्योंकि 3 दिन से ये सारा विषय चल रहा है और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, वो सब था। और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूंगा कि पहली बात तो कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है।
और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने ऐलान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस पर तो इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मनोज कुमार झा और संजय यादव ने बृहस्पतिवार को पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधानसभा सचिवालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने कट्टर प्रतिद्वंदी और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से हुई। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने गठबंधन के अंत के बाद पैदा हुई कड़वाहट के बाद भी एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इस मौके पर उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो प्रदेश की पिछली महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, नामांकन पत्र दाखिल करने के समय विधानसभा सचिवालय में मौजूद रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पहले ईडी को हिरासत में थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हेमंत सोरेन को आज विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया है। उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हम उनके लिए जमानत याचिका दायर करेंगे। हो गई है और आज से उनका जुडिशल कस्टडी शुरू हुआ। हम लोगों ने उनके जो पिटीशन था उसका ऑब्जेक्शन किया है और हम लोग बहुत ही जल्दी सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट के तहत बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे बहुत जल्द। कस्टडी आज से शुरू हुई है, हमारा बेल एप्लीकेशन मूव होगा, उस पर निर्णय होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।